हेलो दोस्तों, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं अभी क्लास 11th का ये पहला चैप्टर चल रहा है और इस पहला चैप्टर का जो टॉपिक हम आप लोग डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है समतुल्य भार। इससे पहले इस चैप्टर के टोटल 10 लेक्चर यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। आप वहाँ से राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस चैप्टर के पीछे वाले सभी 10 लेक्चर को देख सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट का ये पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 11। इक्विवेलेंट वेट समतुल्य भार थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, इसलिए इसे 2 लेक्चर में कवर करना पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में हम आप लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हम आप लोगों ने पढ़ा था ई तत्व। मतलब की बात यह है कि तत्व का तुल्यांकी भार, और तत्व के तुल्यांकी भार के लिए फॉर्मूला हम आप लोगों ने पढ़ा था परमाणु भार बटे संयोजकता। अगर किसी भी तत्व के परमाणु भार में उसके संयोजकता से भाग दे दीजिएगा तो उस तत्व का तुल्यांकी भार आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम हमें कैलकुलेट करना है तो एल्युमिनियम का परमाणु भार 27, संयोजकता 3, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 9 आ गया। इसी प्रकार से दूसरा हम आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, कि किसी भी आयन का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन का फॉर्मूला आ गया था आयन का अनुभार, आयन का अनुभार बटे क्या? आयन। आयन दैट मीन्स उसके ऊपर 2 है तो 2 + 2 है, फिर भी 2 - 2 है, फिर भी माइनस, फिर भी 2। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 - कार्बोनेट आयन का अगर इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए तो कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 3 को ऑक्सीजन है, 16 × 48 हो जाएगा। बट अब इसके ऊपर जो चार्ज है ना 2 है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया 60/2 = 30। तो आप आयन का इक्विवेलेंट वेट इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम आप लोग डिस्कस करते हैं समतुल्य भार पार्ट 2, इक्विवेलेंट वेट का लेक्चर नंबर 2। इक्विवेलेंट वेट का लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले कि हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आज के क्लास में ना हमें पढ़ना क्या है। तो आज के क्लास में हमें पढ़ना है यौगिक के अवयवों के तुल्यांकी भार का निर्धारण, कि किसी भी यौगिक में जितने भी अवयव होते हैं, कोई यौगिक बना है, जैसे मान लीजिए कि H2O है, यह 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। M2O3 है, यह भी 2 तत्वों से मिलकर बना है, M और O। तो ऐसे ही बहुत सारे यौगिक बहुत सारे तत्वों से मिलकर बने होते, तो इनका इक्विवेलेंट वेट किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो यौगिक के अवयवों के तुल्यांकी भार के निर्धारण का महत्वपूर्ण विधि, बहुत सारे मेथड हैं, वो निम्नलिखित है। उसमें सबसे पहला मेथड हम आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है ऑक्साइड निर्माण विधि। देखिए ऑक्साइड निर्माण विधि का मतलब क्या हुआ? ऑक्साइड निर्माण विधि का मतलब हुआ सर कि कोई तत्व ई नाम का एक तत्व है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें इस ई तत्व का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए पहले हमें ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि ऑक्सीजन एक तत्व है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, संयोजकता 2 होता है, डिवाइड कर लीजिएगा तो 8। तो यहाँ आप इस बेसिस पे डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं कि किसी तत्व का, देखिए मैं पहले इन बातों को शामिल कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर एक एक चीज़ को तथ्यपूर्ण तरीका से जानना बहुत आवश्यक है। तो हम इसके नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर? किसी तत्व का वह मात्रा जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम मात्रा से प्रतिक्रिया करता है, उस तत्व का तुल्यांकी भार कहलाता है। तो बहुत सिंपल सी बात बोला जा रहा है सर कि किसी तत्व का वह मात्रा जो ऑक्सीजन के कितने ग्राम मात्रा से 8 ग्राम मात्रा से प्रतिक्रिया करता है उस तत्व का तुल्यांकी भार कहलाता है।
आप तत्व के जगह पर, जैसे हम यहाँ पर तत्व प्रयोग कर रहे हैं, तो आप तत्व के जगह पर चाहे तो पदार्थ शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर हो क्या गया, एक हम तत्व लेते हैं, इस तत्व को रिएक्ट कराते हैं O2 से, ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर बनता क्या है, ऑक्साइड बन जाता है ना सर। ये ऑक्साइड बन गया, एक ऑक्साइड बन के तैयार हो चुका है। अब इस तत्व का अगर हमें तुल्यांकी भार निकालना हो, अर्थात E तत्व बराबर, तत्व का तुल्यांकी भार बराबर W तत्व, W मतलब वेट हो गया, उस तत्व का हम भार ले लेंगे, गुना 8 कर देंगे। 8 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है, 8 है, बटा वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना वेट है उस वेट से डिवाइड कर लीजिए, तो उस तत्व का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट होकर चला आएगा, निकल जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्साइड के लिए कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है, एक फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया। अब दूसरा सिचुएशन हमें ये भी समझना है, मान लीजिए इस तत्व के जगह पर कुछ भी हो, कोई यौगिक ही हो, वह यौगिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक अलग ऑक्साइड बना ले, तो वैसे कंडीशंस में W यौगिक गुना 8 बटा वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये वेट ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज रहेगा, कभी बदलने वाला नहीं है, और आप इस पर आसानी से क्वेश्चन बना भी सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बातें और यहाँ जान लेना बहुत आवश्यक है कि जैसे ये तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 होता है, अगर इसका तुल्यांकी भार पता चल जाए तो हमें ऑक्साइड का भी तुल्यांकी भार पता चल जाएगा। अर्थात आप चाहें तो ऑक्साइड के लिए भी तुल्यांकी भार का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि E ऑक्साइड बराबर, यानी ऑक्साइड का तुल्यांकी भार बराबर W ऑक्साइड, ऑक्साइड का भार गुना कितना 8, ऑक्साइड के भार में हम 8 से गुना कर देंगे और भाग दे देंगे ऑक्सीजन के भार से, वेट ऑफ O2। ऐसे करके ऑक्साइड का भी तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपने तत्व का तुल्यांकी भार निकाल लिया है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं, आसानी से वर्क कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, मैं इसे हटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, आप आराम से इसे वीडियो को स्किप करके, वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट था कि तत्व प्लस ऑक्सीजन, तत्व जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ना ये ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ ऑक्साइड तो बन चुका, ऐसी कंडीशंस में चूंकि इसका भार प्लस इसका भार इज इक्वल टू ऑक्साइड का भार, तो इस कंडीशंस में हम लिख सकते हैं कि चूंकि E तत्व का तुल्यांकी भार प्लस ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू E ऑक्साइड का तुल्यांकी भार। तो एक चीज तो हमारे पास यहाँ बिल्कुल क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं E तत्व प्लस 8, ये 8 क्या है, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार। डेफिनेशन से पहले हमने इसी को कैलकुलेट किया, तो E तत्व प्लस 8 बराबर E ऑक्साइड, ऑक्साइड का तुल्यांकी भार। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्म्स है, आसानी से इस पे हम आप लोग काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसे और बेहतर रूप से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूँ, ताकि 80 ग्राम कैल्शियम 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करिए। सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, उत्पाद क्या बना रहा है इस बात से हमें बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, तो सीधे तौर पर हम लिख लेते हैं कि उत्पाद है। ठीक है, तो कैल्शियम है कितना हमारे पास, 80 ग्राम है, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 32 ग्राम है। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि E तत्व बराबर, यानी तत्व का तुल्यांकी भार बराबर W तत्व का भार, चूंकि ऑक्साइड निर्माण है तो 8 से गुना करते हैं, बटा वेट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए E तत्व के जगह क्या है, कैल्शियम है, वेट ऑफ कैल्शियम गुना 8 बटा वेट ऑफ ऑक्सीजन O2, इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम बराबर वेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का वेट 80 दिया हुआ है, गुना 8 बटा ऑक्सीजन का वेट 32 है। 8 से काट लीजिए, 8 चौका 32, 4 से काट लीजिए, 20 चौका 80। तो सर यहाँ स्पष्ट हो चुका है कि कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 20 आ गया। आपके पास ऐसा आंसर भी है, कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना, 20। तो किसी भी दिए गए डेटा को यदि आप प्राप्त फार्मूला पर रखते हैं और फार्मूला पर रखने में सक्षम हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने आंसर तक पहुंच पाइएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि
एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि ये क्या हो जाए और बेहतर रूप से निखर पाए, इन चीज़ों को आप अच्छा तरीक़ा से समझ पाए। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो अगला क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड में 60% धातु है। देखो सर, धातु दो चीज़ों से, धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिल गया तो क्या बन गया, धातु का ऑक्साइड बन के तैयार हो चुका है। अब इस धातु के ऑक्साइड के अंदर क्या है, तो इस धातु के ऑक्साइड में कहता है तुल्यांकी भार कैलकुलेट करिए, धातु का तुल्यांकी भार, और इसके अंदर ये 60% धातु है तो निश्चित रूप से 40% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। मान लेते हैं हम सर कि ऑक्साइड का वेट 100 ग्राम है, ऑक्साइड का वेट 100 ग्राम है, कुछ भी मान सकते हैं, जो मन में आए, जो चीज़ें आपके मन में चले आप वो मान लीजिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। तो 100 ग्राम का 60% 60 ग्राम और 100 ग्राम का ना 40% 40 ग्राम। हमको अब दोनों का वेट पता चल चुका है। अब जिसका इक्विवेलेंट वेट हमने कैलकुलेट करना है उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे कि चूंकि ई धातु बराबर, धातु का तुल्यांकी भार बराबर डब्ल्यू धातु, वेट ऑफ धातु गुना कितना 8 बटा वेट ऑफ ऑक्सीजन O2 भी आप लिख सकते हैं। इसलिए ई धातु बराबर, ई धातु बराबर, अब देखो सर धातु का वेट कितना है 60 है, गुना 8 बटा ऑक्सीजन का वेट कितना है 40, 8 पंचे 40, 12 पच्चे 60। तो बहुत सिंपल रूप से यहाँ पर धातु का तुल्यांकी भार आ गया 12। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता, भाई एक्स्ट्रा पार्ट क्या होता कि धातु के ऑक्साइड का भी तुल्यांकी भार, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करें, तो हम क्या करते, ई ऑक्साइड बराबर, मैं जरा यहाँ तेजी से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ये आपके आंसर का हिस्सा है नहीं, इसे मैं नोट करके लिख रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर ऐसा हो तो फिर हम क्या कर देंगे, ऑक्साइड का तुल्यांकी भार निकालना है तो ऑक्साइड का भार लेंगे गुना 100 बटा 8 और फिर से भाग दे देंगे ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के भार से भाग दे देंगे 8 पचे 40, 20 पचे 100। तो देखो ऑक्साइड का तुल्यांकी भार 20 आ गया। अब इसी प्रकार से अगर आप इस मेथड से ना बनाते, कुछ सेकंड मेथड यूज करते, और सेकंड मेथड क्या यूज कर सकते थे, तो हम आप लोगों ने इसके लिए एक फॉर्मूला प्राप्त किया था। वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। क्या था दोस्तों, तो आपने पढ़ा था ई धातु प्लस 8 इज इक्वल टू ई ऑक्साइड। यानी अगर आप ऑक्साइड का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 8 में या धातु के तुल्यांकी भार में जो कि 12 आया है, उस 12 में आप 8 जोड़ दीजिए तो निश्चित रूप से आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा क्या, ई ऑक्साइड। इसलिए ई ऑक्साइड बराबर 12 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना, 20। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के बल पे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, बना सकते हो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतना ज़्यादा स्पष्ट होता चलेगा। चलिए मैं आपको तीसरे एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि भाई देखो इस पे तीसरा एग्जाम्पल क्या है और किस प्रकार से आपका ये चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इन चीज़ों को समझिए। M2O3 में 68% M है, M2O3 में 68% M है, तो M का परमाणु भार एवं M2O3 का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। क्वेश्चन है, जबरदस्त है। सबसे पहली बात क्या है कि हमें M का परमाणु भार बताना है। परमाणु भार हम तभी ना बता पाएंगे जब सर M का तुल्यांकी भार होगा, तो M का तुल्यांकी भार पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। M ना क्या कहता है कि M ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और रिएक्ट करके M2O3 बनाया, जिसमें ये 68% है। तो निश्चित रूप से दोस्तों जब चूंकि ये 68% हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा, 32% होना पड़ेगा। परसेंटेज का यही रूल्स ही है कि टोटल मिलाकर 100 होता है। अब मान लीजिए कि M2O3 का टोटल वेट 100 ग्राम है, जिसके अंदर ये 68% है, तो 100 ग्राम का 68%, 68 ग्राम, 100 ग्राम का 32%, 32 ग्राम ऐसा हो चुका है। अब चीज़ें जब इस प्रकार से हो जाए तो M का हमें तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ M देख लो सर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M, तो हम क्या कर देंगे, वेट ऑफ M मल्टीप्लाई 8, ऑक्साइड निर्माण विधि है तो 8 बटा वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वेट से हम डिवाइड कर लेते हैं सर। तो फाइनली देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ M अगर हम कैलकुलेट करें तो वेट ऑफ M का वेट कितना आया 68 गुना कितना 8,
जबकि ऑक्सीजन के वेट का बात करें तो ऑक्सीजन का वेट कितना है, 32 है। 8 चौका 32। दोस्तों अब 4 से फिर कट कर लीजिए, 4 से अगर फिर कर कटिएगा तो 17 चौका 68। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, इसका तुल्यांकी भार m का तुल्यांकी भार 17 आ चुका है। लेकिन क्या कहता है, m का परमाणु भार ज्ञात करिए। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे कि चूंकि E तत्व बराबर WT यानी परमाणु भार बटे क्या सर, तो बटे संयोजकता। अब अगर ध्यान से इन बात को देखिए तो आप यहाँ पर ये भी कवर कर सकते हैं सर। क्या कवर कर सकते हैं दोस्तों, तो परमाणु भार बराबर क्या होगा, तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। तो आपके पास तुल्यांकी भार कितना आया, 17, तुल्यांकी भार आ गया 17, अब गुना संयोजकता। अब मूल चीजें इसमें यही है, M2O3। देखिए M का संयोजकता 3 है, O का संयोजकता 2 है। जैसे कहीं पर लिखा हो A2B3 तो इसका मतलब हुआ A का संयोजकता 3 है, B का संयोजकता 2 है। चूंकि आपको भी पता है कि कंपाउंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बन पाता है, तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको चीजें रखना है, समझना है ना। तो बहुत आसान सी बातें हैं। तो इसका संयोजकता 3 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 17 ग्राम प्रति मोल। तो हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कहता है कि M2O3 का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करो। सर 2 मेथड है, हम तो बड़ा सिंपल सा मेथड यूज करेंगे कि चूंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ M प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ O इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2O3, इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ M 17 है और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट आपने शुरू में कैलकुलेट कर लिया है। इसी के बेसिस पे तो हम डेफिनेशन तैयार किए हैं, तो इसे अलग से लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं सर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2O3, यदि इस पॉइंट को हम देखें कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2O3 तो 17 प्लस 8 इज इक्वल टू 25। तो देख लो सर, 2 आंसर भी आपके पास है, एक परमाणु भार 51 हो गया और दूसरा इक्विवेलेंट वेट 25 हो गया ऑक्साइड का। तो चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इसे कॉपी में लिखते जाइए। यदि आपको सीखना है, आप पढ़ना चाहते हो तो आपको लिखना तो पड़ेगा, बिना लिखे हुए आप बेहतर नहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अभी आप देख रहे थे ऑक्साइड निर्माण विधि द्वारा तुल्यांकी भार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्लोराइड निर्माण विधि द्वारा तुल्यांकी भार किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है इस पॉइंट के ऊपर। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हमें क्लोरीन लेना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु भार कितना है, 35.5, संयोजकता कितना है, 1। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि क्लोरीन का तुल्यांकी भार 35.5 हो चुका है। तो किसी पदार्थ का ना वह मात्रा, अब इसका डेफिनेशन लिखना जरूरी है। हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं सर, तो लिख सकते हैं किसी पदार्थ यानी तत्व, यौगिक भी हो सकता है, किसी पदार्थ का वह मात्रा जो क्लोरीन के 35.5 ग्राम मात्रा से पूर्णतः प्रतिक्रिया करता है, उसे उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहते। तो आप यहां पर भी सिचुएशन समझ पा रहे हैं। तो फाइनली हम यहां भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या सर, एक पदार्थ रिएक्ट किया। भाई किससे रिएक्ट किया, तो प्लस क्लोरीन से। अब क्लोरीन से जब कोई रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, तो क्लोरीन से रिएक्ट करके बना लिया क्लोराइड। अब ऐसे सिचुएशंस में इस पदार्थ का जो तुल्यांकी भार होगा, अर्थात ई पदार्थ बराबर डब्ल्यू पदार्थ गुना कितना, तो गुना हो जाएगा सर 35.5। क्यों, अब देखिए जब ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार रखते थे, और ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना होता था,
8 हुआ करता था, तो 8 से गुना करते थे। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन का तुल्यांकी भार आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया 35.5 है, तो यहाँ हम किससे गुना कर रहे हैं 35.5 से गुना कर रहे हैं बटा वेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, आप ऐसा करके एक सूत्र बना चुके हैं। अब आप चाहें तो एक और सूत्र के ऊपर काम कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा सर? वो फॉर्मूला हो जाएगा कि चूंकि ई पदार्थ प्लस ई क्लोरीन इज इक्वल टू ई क्लोराइड। अब देख लो सर, यहाँ पर जो चीज़ें फिक्स है वो क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। तो हम ये बातें भी लिख सकते हैं कि ई पदार्थ प्लस 35.5 इज इक्वल टू ई क्लोराइड। तो निश्चित रूप से अगर हमें पदार्थ का तुल्यांकी भार मिल जाए तो हम क्लोराइड का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। उसमें कितना जोड़कर 35.5 जोड़कर, और अगर क्लोराइड का तुल्यांकी भार मिल जाए तो उसमें 35.5 घटाकर पदार्थ का तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाते हैं। तो इस पर जो हमारे पास एग्जाम्पल आने वाला है वो एग्जाम्पल 2 के संख्या में है। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है सर? तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ध्यान से देखो सर, वो है कि धातु के क्लोराइड में 60% धातु है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। बहुत सिंपल सी बात है कि धातु रिएक्ट किया होगा क्लोरीन से और क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड बना लिया। ये बातें क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है, जिसमें ये 60% है तो क्लोरीन कितना प्रतिशत है? 40% है। मान लेते हैं कि क्लोराइड हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम का अगर 60% कैलकुलेट करें तो ये 60 ग्राम, और 100 ग्राम का 40% कैलकुलेट करें तो 40 ग्राम। यहाँ तक में कोई चीज़ें, किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर मन में चल रहा है तो आप बताइए। बिल्कुल नहीं चलना चाहिए सर, बहुत आसान बातें हैं, आप आसानी से चीज़ें समझ सकते हैं। कॉपी में नोट करते चलिए और सीखते चलिए। चूँकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ धातु बराबर वेट ऑफ धातु, जो कि फॉर्मूला है, आप बीच बीच में फॉर्मूला लिखते रहिए ताकि चीज़ें याद रहे। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। 35.5 से गुना करते हैं, चूँकि क्लोराइड है, अगर ऑक्साइड रहता तो 8 से गुना करते बटा वेट ऑफ क्लोरीन। अब जो भी डेटा है हमारे पास उसको हम रख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ धातु बराबर वेट ऑफ धातु, धातु का वेट कितना है सर? 60 गुना 35.5 बटा वेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का वेट कितना है? 40। 0 0 कैंसिल, इस पॉइंट को उड़ाइए, एक और 0 आ गया। और कट कर सकते हैं आप, बिल्कुल करिए। 2 से कट कर लीजिए, ये 2 से कट करिए, ये 3 हो गया। और कुछ करिएगा सर? और बिल्कुल किया जा सकता है। 2 से कट करिए, ये 5 हो जाएगा। सॉरी, 5 से ही कट कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा। 5 से कट कर लेंगे, 2 हो जाएगा, और फिर 5 से कट कर लेंगे तो ये 71 हो जाएगा। अब देख लो सर, हो क्या रहा है? 3 गुना 71 बटा 2 दूना 4। आप अगर सॉल्व करोगे तो निश्चित रूप से इतना आप अपने आंसर तक पहुंच पाइएगा। तो मजे की बात है कि आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन करिए। देखिए, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। सोचिएगा तो समय लगेगा, करिएगा तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 7 कितना हो गया? 21 भाग दे लो कितना से? 4 से। 4 5 20, भाई 1 उतर गया, 13 हो गया। 4 तिया 12, डेसिमल डाल लो, 1 हो गया। 4 दूना 8, फिर 4 5 20, तो 53.25। हाँ सर, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तक आप पहुंच चुके हैं। चलिए फिर से मैं ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। मजे लीजिए, पढ़ाई का आनंद लीजिए। आप अगर प्रेशर में आगे बढ़ेंगे तो फिर चीज़ें संभव नहीं है। और कॉन्सेप्ट डेवलप करने का प्रयास करिए, रटने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना? तो दोस्तों, मजे ले लेकर पढ़िए, चीज़ें सीख के पढ़िए, बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लीजिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है। और इस अगले क्वेश्चन को यदि आप देखिएगा तो 80 ग्राम धातु 40 ग्राम क्लोरीन से प्रतिक्रिया कर MCl3 नामक एक धात्विक क्लोराइड बनाता है। तो धातु M का परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात करें, यानी M का परमाणु भार कैलकुलेट करने के लिए कहता है। देखिए हुआ क्या है कि M जो है वो रिएक्ट किया है किससे?
क्लोरीन से और प्रोडक्ट बनाया है MCl3। मैं आपको यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस में इक्वेशन बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, तो आप निफिक्र होकर काम करिए, बिना तनाव के काम करिए, क्योंकि सब कुछ दिया है। तो इसका वेट दिया है 80 ग्राम और इसका वेट दिया है 40 ग्राम। तो कहता है कि m का परमाणु भार ज्ञात करें। भाई m का परमाणु भार कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि m का संयोजकता 3 है और Cl का संयोजकता यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो क्लोरीन का संयोजकता 1 दिख रहा है और m का संयोजकता 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन तुल्यांकी भार आए तब तो, चूंकि परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। तो अब तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर लो कि चूंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ m बराबर, यानी m का तुल्यांकी भार बराबर m का भार गुना 35.5 बटा वेट ऑफ क्लोरीन। इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ m बराबर, m का भार कितना है 80 है, गुना 35.5 बटा वेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का वेट कितना है इसमें 40 है। देख लो सर, 40 गुना 80, तो यहाँ कैलकुलेट होकर आ गया 71। भाई ये 71 क्या है? m का तुल्यांकी भार है। अब कहता है परमाणु भार ज्ञात करें, परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो हम यहां लिख सकते हैं कि चूंकि परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुना संयोजकता, E गुना संयोजकता, तो ये फॉर्मूला है। अब इस पे हम वैल्यू रख लेते हैं। तो परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार, देख लो सर तुल्यांकी भार का वैल्यू कितना है 71 है। संयोजकता कितना है इसका, देखिए ना सर, आइए और यहाँ देख लीजिए कि m का तुल्य संयोजकता 3 है, तो 71, ये हो गया 3 7 21, 213 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन करते चलिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा। लर्निंग का बेस्ट मेथड ही है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सीखते रहेंगे, अभ्यास छोड़ देंगे तो दुनिया में कुछ नहीं होना है। जस्ट मैटर ए प्रैक्टिस, एक अभ्यास की बात है, सब कुछ अभ्यास है। अभ्यास खत्म, बात खत्म। आप कितने भी तुर्रम खान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको ना किसी और को। तो जब आपको स्वयं नहीं पड़ रहा है तो किसी और को क्या पढ़ना। हाइड्रोजन प्रतिस्थापन विधि, देखिए यहाँ तक आप पढ़ रहे थे निर्माण विधि की, वो चीज़ें बन रहा था। अब है प्रतिस्थापन विधि, वो चीज़ें निकल रहा है। हाइड्रोजन प्रतिस्थापन विधि, हाइड्रोजन निकालने की विधि। तो आप क्या करो कि हाइड्रोजन जनरली कब निकलता है, तो कोई धातु ले लो और उस धातु की अभिक्रिया किससे करा दो, अम्ल से करा दो, तो कोई ना कोई एक उत्पाद बनेगा और उस उत्पाद के बाद कौन सा गैस मुक्त होगा, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो अब हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि हाइड्रोजन गैस है, उसका द्रव्यमान नहीं कैलकुलेट होगा, आयतन कैलकुलेट होगा। तो हमें ये यहाँ पर देखना होगा कि उसके एक तुल्यांक, हाइड्रोजन के एक तुल्यांक के बराबर कितना आयतन होता है। तो इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले ना हम निकाल लेते हैं सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, संयोजकता 1, मतलब 1। हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार 1 ग्राम है। 1 ग्राम के उपलक्ष्य में इसके ऊपर हम काम करेंगे। अब हाइड्रोजन है तो इसका हम मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल बराबर भार बटा अनुभार। अब एक चीज यहाँ पर यह भी तो समझना है सर कि हाइड्रोजन किस रूप में मुक्त होता है। हाइड्रोजन एक द्विपरमाण्विक तत्व है, तो मोल बराबर देख लो, मोल बराबर दिया गया भार और H2 हाइड्रोजन गैस H2 गैस के रूप में मुक्त होगा, तो 2 से भाग दे देते हैं, इसका मोल आ गया 0.5। अब हम देख लेते हैं एनटीपी पर इसका आयतन। तो दोस्तों एनटीपी पर आयतन V एट एनटीपी देख लो, पीछे वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना आपका। तो आपने पढ़ा है मोल गुना 22.4 लीटर। चूंकि आप सबको पता है कि एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर ही होता है, तो मोल 0.5 और गुना 22.4, इसको सॉल्व करिएगा तो 11.2 लीटर यानी 11,200 मिलीलीटर हो गया। तो एनटीपी पर 11,200 ml हाइड्रोजन गैस को जो मुक्त करेगा वह उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाएगा। सबसे पहले तो आप इन बातों को शामिल कर लीजिएगा ताकि ये पता चलता रहेगा कि डेफिनेशन में ये पॉइंट आया कहाँ से। तो अब इसे हम डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो सर ऐसे डिफाइन करेंगे कि किसी पदार्थ का वह मात्रा
जो एनटीपी पर 11,200 ml H2 गैस मुक्त कराता है उस पदार्थ का कौन सा भार कहलाता है? उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। अर्थात ई पदार्थ बराबर W पदार्थ यानी उस पदार्थ का भार गुना 11,200 ml। अगर लीटर में रहेगा तो 11.2 लीटर आप लिख सकते हैं। VH2 हाइड्रोजन गैस का आयतन, VH2 एट NTP कि NTP पर हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना हो गया। तो ये एक सुंदर सा सूत्र बन गया और इस सुंदर से सूत्र के बल पे हम लोग सुंदर सा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इस पर हमने प्रैक्टिस के लिए वही क्वेश्चन ले रखा है और फिर उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर और फिर इस पर प्रैक्टिस करते। दोस्तों इस पर एक ही क्वेश्चन लिखा गया है और बहुत आसान सा टॉपिक है, इसलिए एक ही क्वेश्चन लिखा है हमने, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है क्या, 0.66 ग्राम धातु H2SO4 में घुलकर 226 ml शुष्क H2 गैस NTP पर मुक्त करता है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल सी बात है कि चूंकि ई धातु बराबर जिस धातु का तुल्यांकी भार निकालना है उस धातु का वेट, तो वेट ऑफ धातु गुना 11,200 ml बटा VH2 एट NTP के ऊपर हाइड्रोजन गैस का आयतन, इसलिए ई धातु बराबर। अब देख लो सर, वेट ऑफ धातु का वेट कितना है 0.66 गुना 11,200 बटा VH2 हाइड्रोजन का यहाँ पर जो आयतन रिलीज हुआ है वह कितना है 226 है। दोस्तों सॉल्व तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना आपका काम है। इस पॉइंट को उड़ाइए, यहाँ 2 जीरो आ गया, ये दोनों का दोनों जीरो कैंसिल। अब अगर इसको हम 2 से कट कर ले देख लीजिए, 2 से अगर कट करिएगा तो 1 1 3 और इसको 2 से कट करेंगे तो 5 6। और कुछ कटना है सर? नहीं सर। तो देख लेते हैं 66 गुना 56 बटा कितना 113। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमने आराम से गुना करके भाग दे देना है। जैसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32.70 ग्राम। तो कैलकुलेशन आप करने में माहिर हैं, बेहतर रूप से आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे ले चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर? अगला कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन प्रतिस्थापन विधि। इस बार कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ें समझिए, देखिए और सीखिए। सर सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना ग्राम होता है, दूसरी बात, और उस तुल्यांकी भार के बराबर कितना आयतन रिलीज होता है। इन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। तो देख लो सर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और संयोजकता 2, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 8 आ गया। अब इस ऑक्सीजन का 8 ग्राम ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन है ना O2 होगा, इसका मोल कैलकुलेट करिएगा तो 8 बटा कितना 32, भाई भार बटा अनुभार, मोल का यही सूत्र आपने पढ़ा है 1/4, तो 1/4 मोल आ चुका है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे NTP पर आयतन, तो हम फार्मूला लगाएंगे V एट NTP। जैसे V एट NTP करेंगे तो मोल गुना 22.4 लीटर, मोल गुना 22.4 लीटर, मोल का वैल्यू 1/4 गुना 22.4 लीटर। कट कर लेंगे, जैसे कट करिएगा 5.6, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.6 लीटर या 5600 मिलीलीटर। तो बहुत सिंपल सी बात है सर कि किसी पदार्थ का वह मात्रा जो NTP पर 5600 ml ऑक्सीजन गैस मुक्त कराता है, उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। तो आप इसे ऐसे डिफाइन
कर सकते हैं। कैसे सर? कि किसी पदार्थ का, बिल्कुल धड़फड़ाहट नहीं है सर, आराम से पढ़िए, किसी पदार्थ का वह मात्रा जो एनटीपी पर 5600 ml O2 गैस मुक्त कराता है, O2 गैस मुक्त कराता है, उस पदार्थ का कौन सा भार? तुल्यांकी भार कहलाता है। उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। अर्थात हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं कि ई पदार्थ बराबर, माने जिसका हमें तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है, ई पदार्थ बराबर डब्ल्यू पदार्थ, उस पदार्थ का भार, गुना ऑक्सीजन गैस इस बार रिलीज हो रहा है तो 5600 ml बटा भी O2 एट एनटीपी। जो भी ऑक्सीजन एनटीपी पर रिलीज हुआ है उसके आयतन से हमें भाग दे देना है। ठीक है, तो इसके जरिए भी एक प्यारा फॉर्मूला आ गया। अब इस प्यारे फॉर्मूला से प्यारे प्यारे क्वेश्चन को मेरे प्यारे कैसे बनाना है वो देखिए। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ आपको। देखिए इस पर ना 2 क्वेश्चन लिया गया है और दोनों क्वेश्चन एक ही पेज में है, तो आसानी से बनाएंगे। कैसे देखते हैं सर। क्वेश्चन है 2.16 ग्राम धातु के ऑक्साइड को तीव्रता से गर्म करने पर 112 ml शुष्क ऑक्सीजन एनटीपी पर मुक्त होता है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। आपके पास सूत्र है ना सर? क्या है प्यारे साहब सूत्र? तो सूत्र है ई धातु बराबर डब्ल्यू धातु गुना 5600 बटा भी O2 एट एनटीपी। इस सूत्र का प्रयोग करिए और डेटा को रखिए। सो ई धातु बराबर, अब देख लो सर मैंने क्या करना है, मैंने बहुत सिंपल सा काम कर देना है। क्या करना है देखिए, धातु का भार कितना है? 2.16। धातु का भार कितना है? 2.16 गुना कितना? 5600 बटा कितना ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है? 112 ml मुक्त हो रहा है। इस पॉइंट को उड़ाएंगे, 2 को 0 आएगा, ये दोनों जीरो खत्म। 56 दूना 112। दोस्तों बच क्या रहा है? 216 बटा 2। भाई ये क्या लफड़ा है? अरे ये लफड़ा क्यों आ गया जरा देखिए, 108 आ गया। अरे आपका आंसर तो 100। सर ये तो गलत हो गया। अरे नहीं भैया गलत नहीं हुआ। 2.16 ग्राम धातु के ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये जो तुल्यांकी भार निकल गया है ना भाई, ये तुल्यांकी भार जो निकल गया, ये तुल्यांकी भार तो निकल गया ऑक्साइड का। तो थोड़ा मैं बदलाव कर देता हूँ, ये ऑक्साइड यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये टोटल भार किसका दिया हुआ है? ऑक्साइड का दिया हुआ है, तो ये ऑक्साइड का तुल्यांकी भार निकल गया। अब इसमें अगर हम ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार, ये धातु का तुल्यांकी भार निकालना चाहें तो आप लिख सकते थे ना, ई धातु बराबर ई ऑक्साइड माइनस कितना? 8। तो ऑक्साइड का तुल्यांकी भार 108 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना? 100। सीधे क्वेश्चन को टेढ़े तरीका से बनाया गया है। समझ गए ना बात? चलिए देखते थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। धातु की अभिक्रिया एक ऑक्साइड से कराने पर एनटीपी पर 224 ml O2 गैस मुक्त होता है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। अरे भैया इस क्वेश्चन में डेटा छूट गया है। अब क्या करें? धातु की अभिक्रिया एक ऑक्साइड से कराने पर एनटीपी पर 224 ml O2 गैस मुक्त होता है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। क्वेश्चन में डेटा क्या छूट गया सर? क्वेश्चन में डेटा छूट गया कि धातु का भार नहीं दे ले, तो हम कुछ भी मान लेते हैं, आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तब ये आंसर नहीं मिलेगा ना। मान लेते हैं कि हमने ले लिया 80 ग्राम धातु। कितना ग्राम धातु? 80 ग्राम धातु। 80 ग्राम धातु की अभिक्रिया एक ऑक्साइड से कराने पर एनटीपी पर 224 ml O2 गैस मुक्त होता है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। तो हम लिख सकते हैं ना, ई धातु बराबर डब्ल्यू धातु गुना कितना? 5600 बटा VO2 एट एनटीपी। इसी के अकॉर्डिंग टू हमने डेटा को रखना है। तो ई धातु बराबर, धातु का वेट हमने 80 माना है,
गुना 5600 बटा 224। सर बहुत सिंपल सी बात है, 56 से काटिए, 4 बार में कट जाएगा, 224 यहाँ बचा रह जाएगा 100। सो फाइनली हो गया, और इसको कट कर लीजिए, ये 20 हो गया। सर ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, कितना आ गया, 2000 आ गया ना। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट, इस धातु का इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आ गया, 2000। एक्चुअल में ना यहाँ डेटा छुटा हुआ है, डेटा मिस है, तो इस वजह से क्वेश्चन में हमने नया डेटा लेकर बना दिया और उसके उपलक्ष्य में आपका आंसर आ गया 2000। इतना ज़्यादा आया कि आप बल्ले बल्ले कीजिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। सर इस टॉपिक का अंतिम कॉन्सेप्ट होगा आज के लेक्चर का, और ये अगर आप समझ गए तो इक्विवेलेंट वेट में आपको कुछ भी समझने की और आवश्यकता नहीं है। मैं भी आपको कहूँगा कि पीछे वाला सभी चीज़ें भूल जाइए और इक्विवेलेंट वेट में बस इसको ध्यान में रखिए। अभिक्रिया के लिए, फॉर रिएक्शन, रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए ए बी अभिक्रिया कर रहा है सी डी से, उत्पाद बना रहा है एक्स वाई प्लस पी क्यू, ऐसा एक उत्पाद बन रहा है, और यहाँ पर तुलना किया गया है ए बी का किससे, एक्स वाई से। हम क्या करेंगे सर, वेट ऑफ ए बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी, यानी ए बी के दिए गए भार में ए बी के तुल्यांकी भार से यदि भाग दे दें तो वह दूसरे पदार्थ के दिए गए भार और तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होगा। अब आप चाहें तो इसे तोड़ भी सकते हैं, जैसे वेट ऑफ ए बी बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी को हम लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्स वाई अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाई, जिससे निकल के आ जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स वाई। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, और इस सिंपल सी बात के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दूसरे तरीका से समझाता हूं। मानिए कि हमारे पास है क्या है, एम एन है, ये एम एन रिएक्ट कर रहा है किससे, पी क्यू से, और पी क्यू से रिएक्ट करके क्या बना लिया, एम पी बना लिया और क्यू एन बना लिया। यदि इस दोनों में हम तुलना करें तो वेट ऑफ एम एन बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम एन बराबर होगा वेट ऑफ एम पी बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम पी। इसे और आप तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, वेट ऑफ एम एन बटा वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन इज इक्वल टू वेट ऑफ एम पी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ पी। तो बहुत सरल सी बात है। यदि आप इस पे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, इक्विवेलेंट वेट पे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो सब कुछ भूल जाइए, केवल और केवल इसी को ध्यान में रखिए। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई, तो जैसे कि मान लीजिए कि पीछे एक क्वेश्चन था ना, हमने एक क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन लिख लेते हैं सर। क्वेश्चन लिखने के बाद इस पर मतलब ऑक्साइड निर्माण विधि का एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्मूला पर बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, एक भाई क्वेश्चन क्यों लिखना है, ये देखो, एक धात्विक ऑक्साइड M2O3 में ये 60% है और ऑक्सीजन 40% है, तो M का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करो, इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो। देखो सर, एक तरफ M ले लो, दूसरी तरफ O ले लो, इसका वेट दे दिया, वेट ऑफ M कितना है 60, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 40। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम, जबकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन आप सबको पता है कि कितना होता है, 8 होता है। अब आसानी से हम फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर क्या फार्मूला लगाएंगे सर, वेट ऑफ एम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम इज इक्वल टू वेट ऑफ ओ अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ओ। इसलिए अब वैल्यू कर दीजिए, इसका वैल्यू 60 है, इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ ऑक्सीजन 40 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 है, 8 पच्चे 40, 12 पच्चे 60। सो फाइनली देख लो सर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम बराबर 12। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, उस प्रोसेस से भी आपने बनाया था, वहां पर भी आंसर कितना था, 12 था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब कुछ भूल जाओ, केवल और केवल इक्विवेलेंट वेट में ये प्रोसेस ध्यान में रखिए, तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्तों। चलिए इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए। 2 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस के लिए लिया गया है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे तो चीजें क्लियर, फिर कहानी खत्म। चलिए देखते हैं। सर क्वेश्चन है कि 0.5 ग्राम जिंक कॉपर सल्फेट के घोल से इतना ग्राम कॉपर को प्रतिस्थापित करता है, तो जिंक का तुल्यांकी भार
यदि जिंक का तुल्यांकी भार इतना हो तो कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। बहुत सिंपल सी बात है सर, एक तरफ जिंक है और दूसरी तरफ जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो कॉपर है। जिंक का वेट ऑफ जिंक जो दिया हुआ है वह कितना है 0.5 ग्राम है। वेट ऑफ कॉपर जो दिया है वह कितना है 0.484 ग्राम है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि जिंक का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक 32.5 है, तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बता दो ये क्या होगा। तो सर सीधे तौर पर हम सूत्र लगा देंगे कि वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब जो भी डेटा है उसको रख लो सर, ये वैल्यू है 0.5, ये वैल्यू है 32.5, ये वैल्यू है 0.484 और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो फाइनली इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर देख लो सर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा 0.484 गुना 32.5 बटा कितना 0.5। दोस्तों इस पॉइंट को उड़ाइए, यहाँ से कट कर लीजिए। अब कट भी जाएगा, 5 6 का 30, 25। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 0.484 गुना 65। अब सॉल्व करिए और निश्चित रूप से आप अपने आंसर तक पहुंच जाइएगा, आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है सर? तो ये है अगला क्वेश्चन और इसे देख लेते हैं। देखिए सर, एक धातु ए के क्लोराइड में इतना प्रतिशत धातु है। एक धातु है ए का क्लोराइड है, उसमें इतना प्रतिशत धातु है। एक अन्य धातु बी के 1 ग्राम धातु ए के 0.88 ग्राम को उसके एक यौगिक से विस्थापित करता है, तो ए एवं बी का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सर। देखो हम इस डेटा से चल के ना सर धातु ए का हम तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर लेंगे। ए पहला वाला डेटा से ए प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्लोराइड। एक धातु ए के क्लोराइड में इतना प्रतिशत धातु है। धातु जो है वह है 49.25%। तो क्लोरीन हो गया सर 50.75%। मान लेते हैं कि क्लोराइड का वेट कितना ग्राम? 100 ग्राम। तो ये वेट हो गया 49.25 ग्राम और ये वेट हो गया 50.75 ग्राम। तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन यदि या इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कैलकुलेट करें तो ए का भार 49.25। आपको याद है ना, जैसे जिसका तुल्यांकी भार निकालना हो उसका भार, चूँकि क्लोराइड निर्माण विधि है तो 35.5 बटा वेट ऑफ क्लोरीन Cl2। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए हम कैलकुलेट करते हैं इस डेटा को रख के, 49.25 गुना 35.5 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन 50.75। इसको सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा कैलकुलेटर प्रयोग करेंगे स्पीड के लिए ना, और आसानी से चीज़ें कैलकुलेट हो जाए। तो देख लीजिए ए का तुल्यांकी भार आ गया आपके पास 49.25 गुना 35.5। डिवाइड कर लेते हैं सर, किससे डिवाइड कर लेंगे? 50.75 से। तो ये डेटा आ गया हम लोगों के पास 34.45। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। देख लो सर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए 34.45 आ चुका है। अब हमें कहता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी कैलकुलेट करो। ए के आंसर तक तो पहुंच गए। अब बी को कैलकुलेट करने के लिए बी के साथ हम कुछ चीजें देखते हैं। एक अन्य धातु बी का 1 ग्राम ए के 0.88 ग्राम को उसके एक यौगिक से प्रतिस्थापित करता है। अब देखिए बी है एक तरफ और एक तरफ ए है, तो वेट ऑफ बी जो दिया है वह 1 ग्राम है। वेट ऑफ बी 1 ग्राम है और वेट ऑफ ए कितना है? 0.88 ग्राम है। तो कहता है कि ए एवं बी का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी बताइए क्या होगा, जबकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए हमने कैलकुलेट कर लिया है 34.45। तो सर अब फार्मूला आप लगा सकते हो, वेट ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ ए
अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। अब इसमें आप डेटा रख लीजिए सर, 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 0.88 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए 34.45। अब फाइनली हमने करना क्या है सर, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी बराबर 34.45 बटा 1 से गुना कर दिया, उतना ही हो जाएगा, अपॉन 0.88। डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 39.12, जो कि आपका आंसर है। तो आज आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे सर, तुल्यांकी भार का यानी इक्विवेलेंट वेट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि किसी भी तत्व और आयन का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बता दिया कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का तुल्यांकी भार किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अम्ल, क्षार, लवण का तुल्यांकी भार किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि क्लास 11th का संपूर्ण केमिस्ट्री बिल्कुल फ्री में पढ़ें, तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से और जोड़िए अपने साथियों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके।